हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रभया एकेडमी पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये बताओ। बढ़िया चल रही है? चलो, तो आज हम बात कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय की। जो हमारा चैप्टर चल रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, समन्वय, तो देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा दिमाग के बारे में। जो आपका दिमाग है, आपके है दिमाग, उस दिमाग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं हमने जंतुओं के बारे में नियंत्रण कैसे होता है कि हमारे शरीर के अंदर 3 तरह की क्रिया होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती। और इन तीनों टाइप की क्रियाओं को किस तरह से कौन कंट्रोल करता है, किस तरह से सूचनाएं जो है विभिन्न अंगों तक जाती है, ये बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम बात करेंगे पादपों में समन्वय की। किसकी? पादपों में समन्वय। देखो भाई, पादपों में समन्वय की बात करें, पादपों में समन्वय, समन्वय कैसे होता है, किस तरह से इनके अंदर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जाती है, कहाँ जाती है, कैसे कंट्रोल होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, पादपों में गति 2 टाइप की होती है। पादपों में गति जो होती है वो 2 टाइप की है। एक तो है वर्दी से मुक्त गति। वर्दी समझ रहे हो? वर्दी से मुक्त गति, वर्दी से मुक्त गति। और एक होती है आपकी वर्दी से युक्त गति, कह सकते हैं, या वर्दी से संबंधित भी कह सकते हैं इसे। तो वर्दी से युक्त गति या वर्दी से संबंधित गति, संबंधित गति की बात करेंगे। पादपों के अंदर 2 तरह की गतियां हैं। समन्वय से पहले आपको इसकी बात करनी है गति की। तो बात करते हैं वर्दी से मुक्त गति। देखो, सबसे पहले आप वर्ड समझो, वर्दी। वर्दी का मतलब क्या होता है? वर्दी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जैसे मान लो पहले आप थे, पहले आप छोटे से इतने से थे, कितने से, इतने से, और धीरे धीरे इतने से इतने से इतने हो गए। मतलब इतने से मतलब ऐसे हो सकते हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुल मिला के आप पहले छोटे थे, धीरे 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 बड़े हो गए, तो ये वर्दी हुई ना आपकी। इसी तरह से पौधा होता है, छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वर्दी हुई ना। पहले चौड़ाई उसकी कम होती है, तो ये चौड़ाई ज़्यादा हुई, तो ये वर्दी से संबंधित गति होती है। तो ये वाली एक वर्दी से संबंधित गति है। जहाँ पर वर्दी हो रही है वो तो क्या होगी? वर्दी से संबंधित गति। और जहाँ पर वर्दी नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई वर्दी नहीं होती है, पौधा न तो मोटा हो रहा है, न लंबा हो रहा है, न चौड़ा हो रहा है, न कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो कैसी वर्दी होगी? वर्दी से मुक्त गति। वो कैसी होगी? वर्दी से मुक्त गति। जैसे मान के चलो, वर्दी से संबंधित गति का मतलब जैसे मान के चलो जड़ है, जड़ है वो पानी की तरफ गई, जड़ पानी की तरफ गति कर रही है, तो ये क्या होगी? वर्दी होगी कि नहीं होगी? जड़ जो है पानी की तरफ गति कर रही है। पानी, मान लो यहाँ पौधा खड़ा है, पानी बहुत दूर है, तो जड़ उसकी और गति कर रही है, तो जड़ की लंबाई बढ़ेगी, जड़ की लंबाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्दी से संबंधित गति हुई। दूसरी बात करते हैं वर्दी से मुक्त गति। आपने देखा होगा सूरजमुखी का पौधा। सूरजमुखी का पौधा जो होता है, उसका जो फूल होता है वो हमेशा सूर्य की ओर घूमता रहता है। मान लो सूर्य इधर है तो फूल ऐसे रहेगा, सूर्य इधर चला गया तो ऐसे 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 घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो बताओ, इसमें कहीं वर्दी हो रही है? इसमें कहीं वर्दी हो रही है? ऐसा थोड़ी है पहले जो पौधा था, फूल था, वो छोटा था, धीरे 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 बड़ा हो गया। नहीं, वर्दी नहीं हो रही है, इसलिए ये गति कैसी होगी?
वर्दी से मुक्त गति होगी। दूसरी बात करें, आपने नाम सुना होगा सुई मुई का पौधा। सुई मुई का पौधा जो होता है उसकी जो पत्तियां होती है, पत्तियां जो होती है, तो जैसे मान लो सुई मुई का पौधा है, इस तरह की इसकी पत्तियां होती है, इस तरह की इसकी पत्तियां होती है, ये इस तरह की इसकी सारी क्या है, पत्तियां है। क्लियर? अगर आप इसको यहां से टच करोगे, आप कहां से, यहां से टच करोगे, थोड़ी सी अंगुली टच करते, तो ये सारी की सारी पत्तियां एकदम चिपक जाएगी, सारी की सारी पत्तियां ऐसे चिपक जाएगी, ये सारी की सारी पत्तियां चिपक जाएगी। तो ये भी तो गति हुई। अब गति तो हुई, लेकिन आप मेरे को बताओ, क्या यहाँ पर किसी तरह की वृद्धि हुई क्या? ऐसा थोड़ा, ये पत्ती पहले छोटी थी अब बड़ी थोड़ी हुई, बड़ी नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई, किसी तरह कोई न तो लंबाई में वृद्धि हुई, न चौड़ाई में वृद्धि हुई, किसी में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए ये किस तरह की गति होगी? वृद्धि से मुक्त गति होगी। इस तरह से वृद्धि से मुक्त गति। जड़ पानी की तरफ जा रही है तो ये इसमें वृद्धि होती है, तो ये गति कैसी होती है? वृद्धि से संबंधित गति होती है, वृद्धि से युक्त गति होती है। अगर दूसरी बात करें, मान लो बीज है, क्या है? बीज है, बीज से बना पौधा, बीज से क्या बना? पौधा, पौधे से पेड़ बना। तो इसमें क्या हुआ? वृद्धि से संबंध, गति तो हुई, पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, आगे गया। इसका मतलब वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई, गति हुई, दोनों है, यानी कि वृद्धि से संबंधित गति हुई। पहले छोटा पौधा था, वृद्धि हुई, बड़ा हो गया, वृद्धि हुई और बड़ा हो गया, पेड़ बन गया। तो ये वृद्धि से संबंधित गति होती है। क्लियर बात? अगर हम बात करें वृद्धि से संबंधित गति की, या सबसे पहले बात कर लेते हैं वृद्धि से मुक्त गति की, जहां पर वृद्धि नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है? गति होती है। जैसे ये आपका कौन सा पौधा है? सुई मुई, पूर्ण मुई, सुई मुई। गाना सुना नहीं आपने? तू मुइये मेलंदी रानी। ठीक है, इतना बहुत है, वरना सुर ताल सब बिखर जाएंगे यहाँ ना। चलो कोई बात नहीं। तो सुई मुई जो है, ये गति जो कर रहा है, ये वृद्धि से मुक्त गति है। कैसी है? वृद्धि से मुक्त गति है। अब देखो सुई मुई में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर टच किया और ये यहाँ तक की पत्तियां जो है ये सिपक जा रही है, तो अब बात ये है, यहाँ से आपने टच किया तो ये वाली पत्ती को कैसे पता चला कि आपने टच किया, ताकि ये सिपक क्यों गई? तो यहाँ से सूचना किसी न किसी माध्यम से इस पत्ती तक तो आई होगी, तभी तो चिपकी है, वरना थोड़ी ना चिपकती। तो यही तो हमें पढ़ना है कि इनमें सूचनाएं आ कैसे रही है। तो यही तो पढ़ना है हमें, यहाँ से सूचना यहाँ तक कैसे आई। याद करो, जीवों में हमने पढ़ा था, वहां पर क्या बनता था? विद्युत आवेग बन रहा था। क्या बन रहा था? विद्युत आवेग। याद करो, द्रुमिका से सूचना अंदर जाती थी तंत्रिका कोशिका के अंदर, और जैसे ही द्रुमिका से अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर प्रवेश करती थी तो वो किस में बदल जाती थी? विद्युत आवेग के अंदर बदल जाती थी। किस में बदल जाती थी? विद्युत आवेग के अंदर, है ना, आवेश नहीं, आवेग के अंदर। और विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष से होते होते तंत्रिकाक्ष के लास्ट वाले सिरों तक जाता, अंतिम सिरों तक जाता था, और अंतिम सिरों से वापस वो विभिन्न रसायन में बदल जाता था, और रसायन जो सिनेप्स होते थे उसको पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर प्रवेश करते थे, और इस तरह से जो क्या बनता था? विद्युत आवेग बनता था, विद्युत आवेग बनता था। क्लियर बात? तो यहाँ पर क्या बन रहा है? तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वैद्युत रसायन बनते हैं। क्या बनते हैं? वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन बनते हैं, रसायन बनते हैं। और ये रसायन यहाँ से, यहाँ रसायन बना और ये रसायन जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ चला जाएगा।
तो पादपों के अंदर सूचनाओं को इधर उधर लेकर जाने का कार्य या सूचनाएं किसके माध्यम से इधर उधर जाती है? तो विद्युत रसायन के माध्यम से। बोर्ड के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा सीधा पूछेगा कि पादपों के अंदर सूचनाएं एक भाग से दूसरे भाग तक किस माध्यम से जाती है, किसके द्वारा जाती है? तो ध्यान रखना, विद्युत रसायन के द्वारा जाती है। क्लियर बात? तो यहां तक ये जो सूचना आ गई विद्युत रसायन की। अब एक बात तो ये भी है, तो या न तो तंत्रिका तंत्र है, न तो तंत्रिका तंत्र है, और न ही इसमें क्या है? पेशियां। आप याद करो, हमने बताया था पेशियां। पेशियां क्या होती है? याद करो, पेशियां होती क्या है? अरे मैंने बताया था, यहाँ जो मांस है ना, मांस, चमड़ी के नीचे क्या होता है? मांस होता है, और उसी मांस को हम क्या कहते हैं? पेशियां। काम क्या है इसका? इसका काम है हाथ, ये इधर सीधा खड़ा है तो ये पेशियां अपने आकार में परिवर्तन करती है, इस माध्यम से हाथ इधर उधर होता है। तो हाथ की गति जो हो रही है ना, किसके द्वारा होती है? पेशियों के द्वारा होती है। इसीलिए तो क्या कहते हैं इस गति को? पेशीय गति कहते हैं, फिजिक्स की बात। इसलिए तो इस गति को क्या कहते हैं? पेशीय गति। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेशीय गति का उदाहरण क्या है? आप चल रहे हो, कौन सी गति हो रही है? पेशीय गति। आपने बाल्टी को उठाया, कौन सी गति? पेशीय गति। क्यों? क्योंकि उठाने में किसका उपयोग हुआ? आपकी पेशियों का उपयोग हुआ। तो ये कैसी गति होती है? पेशियां। तो पौधों के अंदर पेशियां तो होती नहीं है, पौधों के अंदर मांस थोड़ी होता है, पेशियां नहीं होती। तो इनके अंदर क्या होती है? कोशिका। और ये कोशिकाएं अपने आकार में परिवर्तन करती है। मान लो, जैसे मान लो ऐसे देखो, यहाँ पर एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, और एक कोशिका ये है, और एक कोशिका ये है, और एक ये मान लो, और ये तीनों कोशिकाएं, तीन ऊपर तीन नीचे, 6 कोशिकाएं बराबर है। तो ये क्या करती है? अपने आकार में परिवर्तन करती है। आकार में क्या करेगी? परिवर्तन करेगी। परिवर्तन का मतलब क्या? मान लो इसका आकार इतना बड़ा है तो थोड़ी ये अपने आकार को छोटा कर लेगी। अब बताओ, आकार को छोटा करने के लिए क्या, किसका उपयोग करती है? जल का उपयोग करती है। मतलब जल अंदर भरा तो जल अंदर भरेगा, ज्यादा भरेगा तो आकार क्या हो जाएगा? ज्यादा भरेगा तो आकार हो जाएगा बड़ा। और अगर जल को बाहर निकाल दिया, जल को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, तो ये कैसी आकार छोटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मान के चलो ये सारी कोशिकाएं, तीनों कोशिकाएं अपने आकार को छोटा कर ले, और ये ऊपर वाली कोशिकाएं अपने आकार को बड़ा कर दे। मान लो ये वाली कोशिका जो है, ये एक ही अपने आकार को छोटा कर दे, तो क्या होगा पता है? तो क्या होगा? तो मान लो इसका आकार छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, और नीचे वाली कोशिका का आकार बहुत बड़ा हो गया, और अब क्या हुआ? इसका आकार भी मान लो छोटा हो गया, और तो क्या होगा? अब ये भी तो एक कोशिका और आएगी, ये ऐसे मुड़ना शुरू हो जाएगी, और एक ये है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। कोशिका के आकार में परिवर्तन होगा तो ये तीनों कोशिकाएं छोटी हो गई, ये तीनों बड़ी हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ? ये ऐसे घूम गई। मान के चलो ये ऐसे एक डाली थी, और डाली का में इतनी कोशिकाएं थी, और अगर ऊपर वाली कोशिकाओं ने अपना आकार कम कर दिया तो ये पूरी की पूरी डाली कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई कि ये इसके अंदर जो है ये गतियां हो कैसे रही है, वर्दी से मुक्त गति कैसे हो रही है। सुई के पौधे पत्तियां इकट्ठी कैसे होती है? यहाँ वाली कोशिका अपना आकार छोटा कर लेती है, यहाँ वाली बड़ा कर देती है, तो ऐसे हो जाती है, और एकदम ऐसे हो जाती है। आई बात समझ? ये जो है इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है? आपका इनका आकार कम या ज़्यादा होता है, यानी कि ये सिकुड़ती है या बड़ी होती है, तब इनके आकार में परिवर्तन होता है। इस तरह से ये गतियां होती है। कौन सी? वर्धी से मुक्त गति होती है। और ये जो ध्यान रखना, एक दिशीय गति नहीं है, ये एक दिशीय गति नहीं है, एक दिशीय गति नहीं है,
इसका मतलब क्या, एक दिशा का मतलब होता है एक ही दिशा में। मान के चलो एक बात बताओ मेरे को, ये जड़ है और ये गति यहाँ थी और गति करके यहाँ आई, तो क्या ये वापस यहाँ तक वापस कम हो सकती है क्या? ये जड़ यहाँ थी और यहाँ तक आई, अब बताओ ये वापस ऐसे हो सकती है क्या? छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये एक दिशा है, इसका मतलब ये एक ही दिशा, एक दिशा में हो गई तो हो गई, फिर वापस नहीं होगी। लेकिन मान के चलो ये पत्ती है, ये यहाँ थी, ये वापस ऐसे ऐसे इकट्ठी हुई, फिर ये ऐसे हो गई, अब क्या वापस ये ऐसे नहीं हो सकती? हो सकती है। इसलिए एक दिशा नहीं है, एक बार ऐसे होगी वापस ऐसे हो जाएगी, एक बार ऐसे होगी ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या है? एक दिशीय गति नहीं है। ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वर्दी से मुक्त गति होती है, एक दिशीय होती है कि नहीं होती है? तो ध्यान रखना, एक दिशीय नहीं होती है, एक दिशीय नहीं होती है। और इन गतियों को स्पर्शानुकुंचन कहते हैं, स्पर्शानुकुंचन कहा जाता है। क्लियर बात? स्पर्शानुकुंचन या स्पर्शानुकंसन भी कह सकते हैं, स्पर्शानुकुंचन या स्पर्शानुकंसन गति कहते हैं। क्लियर बात? एक दिशीय होती है, यह ध्यान रखना, और इस गति को स्पर्शानुकंसन या स्पर्शानुकुंचन कहते हैं। ध्यान रखना, ये स्पर्शानुकुंचन या स्पर्शानुकंचन गति कहा जाता है। क्लियर बात? ये हमारी किससे संबंधित बात है? वर्दी से मुक्त गति की, यानी जहां पर किसी तरह की वर्दी नहीं होती है वो गति क्या होती है? वर्दी से मुक्त गति होती है। वो गति आपकी क्या है? वर्दी से मुक्त गति। अब हम बात करेंगे वर्दी से संबंधित गति की, या ऐसे कह सकते हैं वर्दी से युक्त गति। वर्दी से युक्त गति, डस्टर कहाँ रह गया? बाहर रह गया, देखा? तो वर्दी से संबंधित गति, इसे वर्दी आश्रित भी कह सकते हैं। कैसी कह सकते हैं? वर्दी आश्रित गति, वर्दी आश्रित गति कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? वर्दी आश्रित गति, वर्दी आश्रित गति भी कहा जा सकता है। वर्दी आश्रित गति भी, इसको हटा ही देते हैं, हम तो वर्दी वाला ही रखें, ठीक है ना? चलो भाई, ये वर्दी आश्रित गति कहा जा सकता है इसे। अगर मान के चलो आपने देखा होगा कि जैसे बीज से क्या बना? पौधा बना, तो ये कैसी गति है? वर्दी आश्रित गति है। जड़ जो है पानी की ओर गति कर रही है, वर्दी आश्रित गति है। आपने देखा होगा जो बेल होती है, बेल है, वो किसी बाड़ पे चढ़ती है, किसी कमरे पे चढ़ती है ना, तो ये भी एक क्या है? गति है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जो बेल है वो चढ़ रही है ऊपर, तो आपने देखा होगा कि वो पतली बहुत होती है, तो उसको किसी से वो बंध के रहती है, पता है आपको? बंध के रहती है, और उसके पास एक स्प्रिंग टाइप संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है बेल के, और इसके द्वारा वो किसी भी पेड़ को या किसी बाड़ के किसी डंडी को या दीवार पे कहीं ना कहीं इसको इससे बांध देती है। ऐसी संरचना देखी आप लोगों ने? तो ये जो संरचना होती है इसे हम प्रतान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। प्रतान क्या होता है तुमसे पूछे तो जो बेल आदि जो पौधे होते हैं ये दूसरे पादपों पर या बाड़ पर या अन्य किसी पर चढ़ने के लिए इनके पास एक धागे जैसी संरचना होती है। इनके पास क्या होती है? एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे प्रतान कहते हैं। इसलिए अगर तुमसे पूछे कि बेल है और वो किसी बाड़ पर किसकी सहायता से चढ़ती है, तो किसकी सहायता से चढ़ती है? प्रतान की सहायता से। अच्छा जो प्रतान जो होते हैं ना, ये जो स्पर्श के हिसाब से संवेदनशील होता है। ये किसके हिसाब से? स्पर्श के हिसाब से। ये देखते हैं कहाँ बनना है, इनको ऐसे फालतू में नहीं बनाना है, इसको बनाने के लिए देखते हैं टच। स्पर्श का मतलब होता है टच। ये हाथ मैंने टच किया ना, ये
टच मतलब स्पर्श। अब इनको ये परतान बनाना कहाँ है, परतान बनेगा कहाँ, तो ये स्पर्श के संवेदनशील होता है, पहली बात। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मान के चलो ये मार्कर है और मार्कर के पास से बेल निकल रही है, तो परतान जो निकलेगा ना तो वो इसके चारों ओर लपेट जाएगा। अब कैसे, उसको दिख थोड़ी रहा है कि हाँ ये मार्कर है, ऐसे ऐसे लिपटना है, देख के थोड़ी लिपट रहा है, या उसके पास दिमाग में नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है, उसके चारों ओर ही क्यों लिपटा, उसके ऐसे बड़ा क्यों नहीं लिपटा, उसके बराबर ही लिपटा, इसका क्या कारण है। तो ये जो होता है स्पर्श के होते हैं संवेदनशील, मतलब टच के हिसाब से, टच को देखते हैं कि हाँ यहाँ टच हो रहा है तो इतना मुड़ना है, इतना मुड़ना है, इतना मुड़ना है, आई बात समझ कि टच के हिसाब से, ठीक है ना। कैसे मैं बताऊंगा आगे, लेकिन आप अभी आप ध्यान रखना कि ये होता है टच के हिसाब से। दूसरी बात ध्यान रखना, ये एक दिशीय गति है, ये वर्दी पर आश्रित जो गति होती है कैसी होती है, एक दिशीय गति होती है। एक दिशीय का मतलब मान लो बीज था और बीज पौधा बन गया और पौधे से पेड़ बन गया, तो आप पेड़ को वापस बीज नहीं बना सकते, एक दिशीय गति है। आई बात समझ, एक दिशीय गति का मतलब ध्यान से समझना कि अगर बीज था, बीज से क्या बना, पौधा बना, पौधे से बन गया पेड़, तो ये एक दिशा में गति हुई, एक दिशा में। अब इसको वापस आप दूसरी दिशा में गति, यानी कि वापस इसको बैक साइड करना है। बैक साइड का मतलब क्या होगा कि पेड़ है, पेड़ से पौधा बनाओ, पौधे से बीज बनाओ, तो बैक साइड यही गति होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक दिशीय गति। इसलिए जो वर्दी से संबंधित गतियां होती है वो कैसी होती है, एक दिशीय गतियां होती है। क्लियर बात, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हमारे पास एक शब्द आता है अनुवर्तन, या जिसे ट्रोपिज्म बोलते हैं। आपको इंग्लिश नाम पे ज़्यादा जोर नहीं देना, वैसे भी बोर्ड में हिंदी नाम ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश नाम पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता भी हूँ। अनुवर्तन, कौन सा वर्तन, अनुवर्तन। क्या होता है अनुवर्तन, देखो भाई, अनुवर्तन का मतलब है कि पादप, अच्छा एक बात बताओ, प्रतिवर्ती क्रिया पता, पादपों की प्रतिवर्ती क्रिया समझ लो, पादपों की प्रतिवर्ती क्रिया ही है, यानी कि बाह्य उद्दीपन के कारण अगर एक दिशीय गति होती है तो उसे अनुवर्तन कहते हैं। किसके कारण, बाह्य उद्दीपन के कारण अगर एक दिशीय गति होती है, बाह्य उद्दीपन होना चाहिए, मतलब बाहर से कोई घोचा कर रहा है। बाह्य उद्दीपन का मतलब क्या है, बाहर से कोई घोचा कर रहा है, मैंने बताया था ना पहले। बाह्य उद्दीपन के कारण एक दिशीय गति होती है, कैसी गति हो, एक दिशीय गति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। यानी कि बाह्य उद्दीपन के कारण होने वाली एक दिशीय गति क्या कहलाती है, अनुवर्तन कहलाती है। ठीक है ना। अनुवर्तन बहुत सारी चीजों से होता है, लेकिन एक बात है ध्यान रखना, अनुवर्तन को हमने दो भागों में इसको बांटते हैं। एक तो बांटते हैं धनात्मक अनुवर्तन, एक तो कैसा धनात्मक अनुवर्तन, और एक कैसा है ऋणात्मक अनुवर्तन। बहुत सिंपल है, अनुवर्तन के प्रकार भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत सबसे सिंपल है और इसमें से प्रश्न आ जाता है, सिंपल भी है। अनुवर्तन बाह्य उद्दीपन के कारण होने वाली एक दिशीय गति क्या है, अनुवर्तन। अगर तुमसे पूछे धनात्मक अनुवर्तन और ऋणात्मक अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन जो है, धनात्मक अनुवर्तन बेटा क्या होता है, अगर जिस तरफ से उद्दीपन मिल रहा है, जिस तरफ से उद्दीपन मिल रहा है और उसकी तरफ ही गति हो, उसकी तरफ ही गति हो, तो ये धनात्मक अनुवर्तन। और ऋणात्मक अनुवर्तन का मतलब जिस तरफ से उद्दीपन मिल रहा है और उसकी विपरीत दिशा में गति हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक अनुवर्तन। कैसे, जैसे चलो पौधे का छोड़ो, अपन अपनी बात करते हैं। जैसे मान के चलो आप जा रहे हो, रास्ते रास्ते जा रहे हो और आपके सामने एक आ गया बड़ा सा कुत्ता। क्या आ गया, बड़ा सा कुत्ता। तो बड़ा कुत्ते को क्या समझ लो, बाह्य उद्दीपन। कुत्ता क्या है, बाह्य उद्दीपन है। अब मान के चलो ये हो तुम, ये हो तुम, और ये हो मान लो कुत्ता। ये कौन, कुत्ता हो गया, ये कुत्ता हो गया।
तुम दोनों आमने सामने, तुम दोनों आमने सामने, ये तुम हो, ये बाह्य उद्दीपन है, ये कौन है, बाह्य उद्दीपन, ये इसकी पूंछ होगी। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, लेकिन आज हम सीधी करेंगे। चलो ये सीधी, ठीक। अच्छा आप देखो, ये बाह्य उद्दीपन हो गया, मतलब कुत्ता है, ध्यान रखना। अब आप समझो, अगर ये कुत्ता आपके सामने आ रहा है, उद्दीपन है, अब आप दो तरह की गति करोगे। कैसी गति? दो तरह की। या तो कुत्ते के सामने जाओगे, बोले आजा 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 आजा, या फिर जो तुम करते हो, हमेशा करते हो, वो भाग जाओगे, इधर से भाग जाओगे। दो तरह की गतियां। या तो आप क्या कुत्ते के सामने आजा आजा, तो ये वाली गति क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी कुत्ते के सामने, उद्दीपन की तरफ गति हो तो धनात्मक, और उद्दीपन की विपरीत दिशा में गति हो। उद्दीपन की क्या विपरीत, कुत्ता आ रहा है और कुत्ता उधर से आ रहा है, आप उधर भाग रहे हो, तो ये कौन सी गति हो जाएगी, ऋणात्मक। तो ऐसा, तो धनात्मक उद्दीपन जो है, धनात्मक अनुवर्तन का मतलब ये है कि उद्दीपन की तरफ गति, धनात्मक अनुवर्तन का मतलब ये है उद्दीपन की दिशा में होने वाली गति, और उद्दीपन की विपरीत दिशा में होने वाली गति क्या है, ये धनात्मक क्या है, ये उद्दीपन की दिशा में गति, किसमें, उद्दीपन की दिशा में गति, और ये विपरीत दिशा में, उद्दीपन की क्या विपरीत दिशा में गति हो। तो ये आई बात समझ है। अब हमने उद्दीपन को 5 भागों में बांटा हुआ है, बहुत सिंपल है, 5 भाग है, सिंपल सिंपल से 500, इतने सिंपल है कि आप लोग 1 मिनट के अंदर याद कर लोगे, ठीक है। चलो भाई 5 भाग है, 1 मिनट के अंदर याद कर लोगे। चलो पहली बात करते हैं अपन, होता है गुरुत्वानुवर्तन। पहला गुरुत्वानुवर्तन। अच्छा गुरुत्वानुवर्तन ये भी आपका 2 टाइप का है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक 2 टाइप का होगा, सिंपल है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक अनुवर्तन। ऐसी गति, गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या है, ध्यान रखना, ऐसी गति जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती हो, यहाँ ऐसी गति जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रही है, ऐसी गति जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रभावित हो रही है। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हो ना, धरती के अंदर जो बल लग रहा है ना, जिसकी वजह से आप जमीन पे टिके हुए हो, वो बल जो है, नहीं तो उड़ जाते, तुम उड़ जाते हवा के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अगर कोई गति हो रही है या उसकी वजह से कोई गति प्रभावित हो रही है, तो गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का मतलब जिस साइड गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस साइड गति होगी तो कैसी होगी, धनात्मक। और अगर उसकी विपरीत साइड में मान लो बल नीचे लगता है और गति ऊपर हो रही है तो क्या कहलाएगी, ऋणात्मक। तो क्या कहलाएगी, ऋणात्मक। अच्छा बताओ किसकी गति, जैसे जड़ की गति, जड़ की गति, अच्छा मेरे को बताओ जड़ की गति, जड़ की गति है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यस भाई। जड़ जो है वो कैसे गति कर रही है, नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण भी इधर लग रहा है तो नीचे की ओर गति कर रही है, इसलिए धनात्मक। तो ऋणात्मक किसकी गति हो सकती है, तने की गति, तने की गति। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर की ओर जो गति जाती है, मैंने बताया भी था, कब बताया था, क्या बोलते हैं उसको, अधोमुखी गति बोलते हैं उसे। ऊपर की ओर होने वाली गति को अधोमुखी, सॉरी नीचे की ओर होने वाली गति को अधोमुखी, और जो अधोमुखी गति और जो नीचे की तरफ तो होती है अधोमुखी, नीचे की तरफ, और जो ऊपर की तरफ गति होती है उसे बोलते हैं ऊपरी मुखी गति। कौन सी मुखी गति, मुखी गति। तो आप मेरे को बता सकते हो जड़ की गति कैसी होगी, अधोमुखी की ऊपरी मुखी, अधोमुखी की ऊपरी, तो अधोमुखी। तो जड़ की गति जो है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है और जड़ की तने की गति है वो
ऋणात्मक। ठीक, आई बात समझ में? चलिए चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं अपन। 2 नंबर का हमारे पास आएगा जलानुवर्तन। 2 नंबर का हम कौन सा लेंगे? जलानुवर्तन। धनात्मक ऋणात्मक सबके प्रकार होंगे। जलानुवर्तन, जलानुवर्तन, अरे नाम से ही पता चल जा रहा है क्या? जल के कारण प्रभावित होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। जल के कारण प्रभावित होने वाली, मतलब जल एक क्या हो, उद्दीपन की तरह कार्य करो, या ऐसे कह सकते हैं जल के उद्दीपन से प्रभावित होने वाली गति जो है वो जलानुवर्तन कहलाती है। और धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब ये होगा जो जल के उद्दीपन की तरफ गति करे। कौन करता है ऐसे? जल के उद्दीपन की तरफ गति कौन करता है? कौन करता है? जड़ें करती है। जड़ें कहाँ जाएगी? जहां जहां पानी होगा वहां जाएगी। आप देखो, आपके घर के पास टांका बनाते हो तो आप देखोगे पास में कितनी दूर खेजड़ी वगैरह होती है ना, नीम वगैरह, उसकी जड़ टांके की तरफ आती ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि जल के उद्दीपन से ये गति होती है। तो ये जड़ की गति जो है वो जल की तरफ होती है, यानी कि जो जल उद्दीपन है उद्दीपन की तरफ होती है, इसलिए धनात्मक जलानुवर्तन। तो ये जड़ की गति जो है धनात्मक। और तना उल्टा जाता है, जल नीचे है तो तना ऊपर जाएगा, जल नीचे है तो तना कहाँ जाएगा? ऊपर। ऐसा थोड़ी है कि तना भी ऐसे मुड़ के जल की तरफ जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता। इसलिए तना की जो गति है वो कैसी होगी भाई? तना की जो गति है ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक जलानुवर्तन होगी। क्लियर बात? नेक्स्ट बात करते हैं रसायनानुवर्तन। थर्ड बात हमारी है रसायनानुवर्तन। नाम से पता चला आपको, रसायन, सीधा सा परिभाषा सिंपल बन जाएगी कि रसायनों के उद्दीपन से प्रभावित होने वाली गति रसायनानुवर्तन। किसके उद्दीपन से? विभिन्न प्रकार के कोई रसायन है, केमिकल्स, केमिकल के प्रभाव से प्रभावित होने वाली गति, केमिकल है उसके प्रभाव से अगर कोई गति है तो ये भी कितने प्रकार की? 2 टाइप की, धनात्मक और एक होगी ऋणात्मक। एक होगी धनात्मक और एक होगी ऋणात्मक। अच्छा देखो भाई, केमिकल की बात करें तो ध्यान रखना, एक परागनली होती है। परागनली कहाँ होती है? परागनली, परागनली, ये न और ये ली तो नली, परागनली। परागनली जो होती है, बीजो जो आपका अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा जीव जनन कैसे करते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। जो फूल होता है, फूल के अंदर जनन होता है तो परागनली का निर्माण होता है, और ये परागनली जो है ये बीजांड की ओर जाती है। परागनली किसकी तरफ जाती है? बीजांड की तरफ जाती है। तो बीजांड से क्या होता है? विशेष तरह के रसायन छोड़े जाते हैं। तो ये रसायन छोड़े जाते हैं, मान लो यहाँ पर ये यहाँ से परागनली बनी और यहाँ पर आपका बीजांड है, तो ये यहाँ से रसायन छोड़ेगा, विभिन्न प्रकार के क्या छोड़ेगा? रसायन छोड़ेगा। तो रसायन छोड़ेगा इस वजह से क्या होगा? यहाँ से ये नली यूं बढ़ जाएगी, नली यहाँ आ जाएगी। इसलिए ये पराग नली की जो गति हो रही है ये गति रसायन की तरफ हो रही है, इसलिए धनात्मक रसायनानुवर्तन। ऋणात्मक रसायनानुवर्तन का उदाहरण जैसे मान के चलो कोई हानिकारक केमिकल है, कोई हानिकारक केमिकल है तो पौधे की गतियां जो है उस हानिकारक जो केमिकल होते हैं उनसे दूर जाती है, मतलब पौधा उसकी तरफ नहीं जाता, तो वो गति कैसी होगी? वो ऋणात्मक रसायनानुवर्तन होगा। क्लियर बात? ऋणात्मक रसायनानुवर्तन होगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। अब हमारे पास 2 गतियां और हैं। एक तो है हमारी प्रकाशानुवर्तन, 4 नंबर प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, और एक है हमारी 5 नंबर की। देखो प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित होने वाली गति। किसके उद्दीपन से प्रभावित हो? प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित हो तो उसे हम क्या कहेंगे?
तो उसे हम कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। अगर प्रकाश की तरफ गति हो तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और अगर प्रकाश की विपरीत दिशा में गति हो तो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति होगी तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्लियर बात? अच्छा मेरे को बताओ, अगर जड़ की गति क्या है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन? ये तो कोई भी बता देगा। जड़ की जो गति है वो कैसी है? जड़ की गति बताओ भाई, जड़ की गति कैसी होगी? कमेंट करके बताओ ऑनलाइन वाले टाबरों, कि धनात्मक होगी कि ऋणात्मक। तो सिंपल सा है, जड़ जो है वो प्रकाश की विपरीत दिशा में, सूर्य उधर है, सूर्य ऊपर है और गति नीचे होती है, गति नीचे की तरफ होती है, तो ये जो गति होगी ऋणात्मक। जड़ और तो तना की गति तो सीधा सा है, प्रकाश ऊपर है तो तना भी ऊपर जाएगा, तना भी ऊपर जाएगा, तो ये कैसी गति हो जाएगी बेटा? तने की धनात्मक। लास्ट हमारा जो 5 नंबर का है वो है स्पर्शानुवर्तन। 5 नंबर का है स्पर्शानुवर्तन। सिंपल सा नाम है, स्पर्श के उद्दीपन से प्रभावित होने वाली गतियां। किसके उद्दीपन से प्रभावित हो? स्पर्श के उद्दीपन से अगर प्रभावित कोई गति होती है तो वो गति आपकी स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। अगर स्पर्श की तरफ गति हो, धनात्मक स्पर्शानुवर्तन, और स्पर्श की विपरीत दिशा में गति हो तो क्या? तो ऋणात्मक, है ना? अच्छा देखो, परतान जो था, परतान क्या होता है? स्पर्श की तरफ गति करता है। यहाँ टच हो रहा है तो ऐसे ऐसे जैसे टच हो रहा है वैसे उस तरह से गति करता है। तो कौन सी, धनात्मक गति की ऋणात्मक? तो स्पर्श की तरफ गति करता है, इसलिए धनात्मक हुई। अच्छा तो ऋणात्मक कौन होगी? स्पर्श के विपरीत दिशा में कौन गति करता है? कोई बता सकता है कौन करता है? तो देखो, स्पर्श के विपरीत दिशा में गति कौन करता है? अच्छा आपने देखा होगा, मान के चलो एक यहाँ पर कमरा बना हुआ है और इसके पास में ही अगर आपने नीम का पौधा उगाया और वो नीम का पौधा बड़ा होगा तो क्या उसकी एक डाल जबरदस्ती उस कमरे के अंदर घुसेगी क्या? नहीं घुसेगी, कभी नहीं घुसेगी। क्यों नहीं घुसेगी? क्योंकि मान लो ये डाली ऐसे आ रही है और यहाँ पर अगर उसे लगा कोई बड़ा पौधा है, यहाँ बड़ी कोई स्पर्श हुआ, कोई टच हुआ, पत्थर वगैरह, तो वो क्या करेगी? उसको मोड़ देगी। यानी कि स्पर्श इधर हुआ तो गति इधर कर लेगी, यानी कि स्पर्श की विपरीत दिशा में गति होगी, इसलिए ये ऋणात्मक गति कहलाएगी। तो कहने का मतलब, अगर कोई जड़ है या तना है उसके बीच में अगर कोई पत्थर वगैरह आ जाएंगे ना, तो वो सामान्यतः क्या करेगी? उससे दूर होने की कोशिश करेगी, उससे दूर होने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से अगर गति होगी तो वो गति क्या कहलाएगी? ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन। इस तरह से हमारे 5 प्रकार के अनुवर्तन थे वो कंप्लीट हुए और 5 में ही हमारे धनात्मक और ऋणात्मक थे। इस तरह से हमारे 10 अनुवर्तन हो जाते हैं। तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम्पल को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? चलिए भाई, इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।